Breaking news coming in, this time from Tamil Nadu. Language war is escalating in the state. Tamil Nadu are protesting against the three-language policy in the language war brewing between the Tamil Nadu and the centre. Hindi letters have been covered with black paint, visuals of which you're seeing on your screen. The incident happened at Language conflict आजकल बहुत चर्चा में है. The most recent incident being कि DMK के कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले हिंदी में लिखे हुए गवर्नमेंट साइन बोर्ड्स जिसमें रेलवे स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस शामिल है उसमें काला रंग पोत दिया. ये पहली बार नहीं है, इट्स अ रिपीट इंसिडेंट. पर सालों से चले आ रहे इस कॉन्फ्लिक्ट का आखिर रीजन क्या है? हेलो, मैं हूं प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल अकारा. इंडिया में जो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, ये कुछ नया नहीं है. ये हमारी भाषाई विविधता मतलब लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड ब्रिटिश राज की एक विरासत है. भाषाओं को लेकर चल रहा ये डिबेट ज्यादातर राजनीतिक, सांस्कृतिक एंड सामाजिक तनाव का कारण है, खासकर जब भी इंग्लिश और हिंदी को बाकी भाषाओं से ज्यादा महत्व दिया गया है. अगले कुछ मिनट मेरे साथ जुड़े रहें as we deep dive into this issue including its history and current state. पर उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. This encouragement goes a long way for us. भारत के संविधान के 8th शेड्यूल के अनुसार यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, एंड 1600 से भी ज्यादा बोलचाल की भाषाएं हैं. पहला सवाल तो ये है कि भारत में इतनी सारी भाषाएं आखिर क्यों हैं? इसका जवाब है यहाँ की यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशल स्ट्रक्चर. दुनिया के और भी देशों में आक्रमण एंड इमिग्रेशन का असर पड़ा, पर भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कुछ खास वजहों से अलग है. पहले तो भारत की ज्योग्राफी जो नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ के कोस्टल प्लेन्स तक है, एंड इसके बीच एक टाइम पे थे डेंस फॉरेस्ट. इस वजह से बहुत सारी आइसोलेटेड कम्युनिटीज बसी. इन कम्युनिटीज ने ओवर सेंचुरीज अपनी कल्चर एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी खुद की भाषाएं डेवलप की. दूसरा, भारत में दुनिया के कुछ सबसे पुरानी सभ्यताएं पाई गई हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता. तो मतलब लगभग 5000 साल पहले से यहाँ की लिंग्विस्टिक कल्चरल आइडेंटिटी डेवलप होनी शुरू हो गई थी. एंड अनलाइक मेनी रीजन, इंडिया में कंटिन्यूअस ह्यूमन सेटलमेंट होते रहे हैं विदाउट मेजर पीरियड ऑफ डिपॉपुलेशन, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स यहाँ भाषाएं अनइंटरप्टेड इवॉल्व होती रही. जहाँ बहुत सारे देशों में वन सिंगल इन्वेजन या कल्चर का इम्पैक्ट ज्यादा हुआ, जैसे रोमन या ऑटोमन एम्पायर, वहीं इंडिया हैड टू एंड्योर अ वेव ऑफ इन्वेजन एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस. जैसे आर्यंस इंडो यूरोपियन भाषा को भारत लेके आए, द्रविडियन भाषा जो आर्यन इन्फ्लुएंस के पहले इंडिपेंडेंटली साउथ में डेवलप हुई, पर्शियन एंड अरेबिक भाषा जो मुगल साम्राज्य के साथ भारत आई, यूरोपियन कोलोनियलिज्म से पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश भाषा के एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए. करंट लैंग्वेज को रिप्लेस करने की जगह ये सारे इन्फ्लुएंसेस ने हमारे एग्जिस्टिंग लोकल लैंग्वेजेस में सीमलेसली ब्लेंड होकर उसे एक हाइब्रिड फॉर्म दिया और नए डायलेक्ट्स का जन्म हुआ. हमारी जाति और समाज व्यवस्था ने भी अलग अलग जगह पे लोकल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स डेवलप करने में मदद की. हमारे देश में रिलीजियस डाइवर्सिटी के कारण मल्टीपल रिलीजियस टेक्स्ट एंड कल्चर है, जिससे धार्मिक भाषा और बोलचाल की भाषा पैरेलली विकसित होती रही. उदाहरण, संस्कृत धार्मिक ग्रंथों की भाषा बनी, प्राकृत और पाली बौद्ध धर्म में बोलचाल की भाषा बनी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, जहां यूरोपियन कंट्रीज ने भाषाई एकीकरण यानी लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन को बढ़ावा दिया, वहां इंडिया ने मल्टीपल लैंग्वेजेस के कोएग्जिस्टेंस का पाथ चूज किया. बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्विज्म यहाँ का नॉर्म है, कोई एक्सेप्शन नहीं. मोस्ट इंडियंस 3 या 3 से ज्यादा लैंग्वेज बोल पाते हैं. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, हमारा स्ट्रॉन्ग ओरल एंड रिटन ट्रेडिशन ने भाषाओं को फॉर सेंचुरी प्रिजर्व करने में मदद की. जैसे हमारे पुराने ग्रंथों ने संस्कृत एंड तमिल के ओल्डर फॉर्म को आज भी इंटैक्ट रखा है. बट देन केम ब्रिटिशर्स. ब्रिटिश शासन के दौरान इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन की प्रमुख भाषा बन गई. ये एक कॉलोनियल ऑपरेशन का टूल तो था ही, पर इसे सामाजिक उन्नति के माध्यम भी बना दिया गया. जो इंग्लिश बोल पाते थे उन्हें समाज में ऊंचा दर्जा दिया जाता था, which I feel is still existent in India. आज भी जो इंग्लिश बोल पाते हैं उन्हें स्मार्टर एंड मोर एजुकेटेड समझा जाता है. इस समय पर लोकल भाषाओं का महत्व घटने लगा, विशेषकर फारसी और संस्कृत का. ब्रिटिश सरकार ने यह 1835 में मैकॉली मिनट के माध्यम से इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया एंड प्रमोटेड इंग्लिश एज अ मेन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन.
जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं क्विकली बता दूं कि मैकॉले मिनट क्या था। मैकॉले मिनट ईयर 1835 का एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था। इसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड इतिहासकार थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने लिखा था और ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का नींव बना। 1835 से पहले इंडियन एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम दैट इंक्लूडेड इंस्ट्रक्शन इन संस्कृत, अरबिक एंड पर्शियन। मैकॉले का आर्गुमेंट था कि वेस्टर्न एजुकेशन, स्पेशली यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस, इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग से सुपीरियर है। उन्होंने बहुत फेमसली कहा, A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक अलमारी भारत और अरब की संपूर्ण साहित्यिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। मैकॉले ने सुझाव दिया कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत या अरबिक के बजाय इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि एक तो वो वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने का सबसे एफिशिएंट मीडियम है, एंड दूसरा वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन ब्रिटिश वैल्यूज एंड कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटर को अडॉप्ट करके ब्रिटिश राज एंड इंडिया के आम लोगों के बीच में एक माध्यम, एक ब्रिज बन सकते हैं टू प्रोपोगेट देयर एजेंडाज। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेनेटिंक ने मैकॉले के इन सुझावों को मान लिया, नो सरप्राइजेस देयर, और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को पास कर दिया। इससे सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी बन गया। इस फैसले से संस्कृत और फारसी जैसे ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ एजुकेशन कमजोर पड़ गए। ओवर टाइम इंग्लिश एजुकेटेड एक एलीट क्लास लोगों का वर्ग तैयार हुआ, जिन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये पड़ा कि भारत में वेस्टर्न साइंस, लिटरेचर एंड फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन हुआ और वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, जो आज भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। और इस सिस्टम से निकले इंटेलेक्चुअल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ने यहाँ की पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन 1937 में कांग्रेस ने सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में स्कूलों में हिंदी कंपलसरी कर दिया और यहाँ से शुरू हुआ कलेश। तमिल राष्ट्रवादियों ने पेरियर ईवी रामासामी के लीडरशिप में इसका विरोध किया। उनका मानना था कि ये उत्तर भारतीयों की संस्कृति को दक्षिण भारतीयों पर थोपने की एक कोशिश है। फिर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, हड़तालें और असहयोग आंदोलन हुए। भारी विरोध और रैलियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1940 में कंपलसरी हिंदी पॉलिसी को वापस ले लिया। This strengthened the Dravidian identity and opposition to Hindi in Tamil Nadu. 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने भाषा के जरिए राष्ट्रीय पहचान बनाने की फिर से एक कोशिश की। हिंदी भाषाई नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का समर्थन किया, लेकिन दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के नेताओं ने इसका विरोध किया। इसलिए मुंशी अयंगर फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें हिंदी को आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और इंग्लिश को अगले 15 साल मतलब 1965 तक सहायक भाषा के रूप में कंटिन्यू करने की अनुमति दी गई। ये एक बहुत ही फ्रेजाइल कॉम्प्रोमाइज था जो बाद में टूट गया। स्वतंत्रता के बाद भाषा भारत में एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। लोगों का मानना था कि भाषाई पहचान के अनुसार ही राजनीतिक सीमाएं तय होनी चाहिए और इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों की मांग होने लगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस तेलुगु भाषी लोग मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे, जिसमें आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका भी शामिल है। तमिल स्पीकिंग लीडरशिप के अंदर वो खुद को कल्चरली एंड पॉलिटिकली मार्जिनलाइज फील करते थे। अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु, जो एक फ्रीडम फाइटर और गांधीयन थे, तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग के लिए अनशन पर बैठे। दिस इंटेंसिफाइड द होल मूवमेंट। पर 58 डेज के अनशन के बाद यानी दिसंबर 15, 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी डेथ से तेलुगु भाषी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और अशांति फैली। जवाहरलाल नेहरू की सरकार पर राजनीतिक दबाव बन गया। स्थिति को संभालने और एक अलग राज्य की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाने का फैसला किया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र राज्य का गठन किया गया, जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों से बनाया गया था। कर्नूल को इसकी राजधानी बनाई गई। टी प्रकाशम आंध्र के मुख्यमंत्री बने। इस घटना ने 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की नींव रखी। भारत के राज्यों को भाषाओं के आधार पर पुनर्गठित मतलब रीऑर्गेनाइज किया गया। इससे प्रशासनिक चुनौतियां कम हुई और भाषाई समुदाय को पहचान मिली। आंध्र प्रदेश के बाद लैंग्वेज के आधार पर अन्य राज्यों का गठन हुआ। कर्नाटका was created in 1956 from Kannada speaking region of Bombay, Madras and Hyderabad states. पहले इसका नाम मैसूर राज्य था, जिसे 1973 में बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। 1956 में
केरल, ट्रेवेनकोर, कोचीन और मालाबार के मलयाली भाषी क्षेत्रों से बनाया गया। ये भी पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था। उसी साल मद्रास प्रेसिडेंसी के तमिल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया गया। इसका नाम पहले मद्रास राज्य था, जिसे 1969 में बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 1960 में बॉम्बे राज्य को 2 हिस्से में बांटा गया, महाराष्ट्र जो मराठी भाषियों के लिए बना और गुजरात जो गुजराती भाषियों के लिए बना। ये डिवीजन संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और महागुजरात आंदोलन के बाद हुआ। 1966 में पंजाबी सूबा आंदोलन के बाद पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2। पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब बनाया गया, हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा बनाया गया, चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी और दोनों राज्य की राजधानी बनाई गई। वैसे उड़ीसा वाज द फर्स्ट स्टेट जो उड़िया भाषी लोगों के लिए लैंग्वेज के बेसिस पे बना था। इट वाज इवन बिफोर इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1936। अदर स्टेट्स जिनका लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर निर्माण हुआ था आर नागालैंड इन 1963 फॉर नागा एथनिक ग्रुप, मेघालय was formed in 1972 for Khasi, Jaintia and Garo speaking tribes, Mizoram in 1987 for Mizo speaking population, and the same year Arunachal Pradesh for the indigenous tribal community. मुंशी अयंगर फॉर्मूला अपनाने के 15 साल बाद 26 जनवरी 1965 में जब सरकार ने इंग्लिश को रिप्लेस करके हिंदी को वन एंड ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स खासकर तमिलनाडु ने इसका कड़ा विरोध किया। बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हुए, पुलिस के साथ झड़प हुई। द मूवमेंट वाज लेड बाय डीएमके और छात्रों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। 2 छात्रों ने आत्मदाह कर दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को झुकना पड़ा और उन्होंने हिंदी के साथ इंग्लिश को इंडेफिनेटली एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू करने दिया। इस विरोध के बाद 1967 में डीएमके तमिलनाडु में सत्ता में आए and over time English became a politically neutral language across linguistic region. ये गवर्नमेंट, हायर एजुकेशन और बिजनेस की प्राइमरी लैंग्वेज बन गई। आगे चलकर 1970 के दशक में सरकार ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करना शुरू कर दिया, प्रमोटिंग ट्राइलिंग्विज्म। इसके तहत इंग्लिश, हिंदी और एक क्षेत्रीय भाषा को स्कूलों और सरकारी कामकाज में कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन फिर से कुछ राज्य एंड स्पेशली तमिलनाडु ने कंपलसरी हिंदी सीखने का विरोध किया। आज भी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इस विरोध का हिस्सा है और डीएमके जैसे तमिलनाडु की राजनीतिक दलों ने हिंदी के विरोध को अपना राजनीतिक एजेंडा बना लिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब करंट स्टेटस क्या है? रिसेंट ईयर्स में अंडर मोदी गवर्नमेंट हिंदी को देश की मुख्य भाषा बनाने के लिए फिर से कोशिश की गई है। इससे गवर्नमेंट की तरफ से काफी पुश मिला है। अक्रॉस इंडिया स्कूल्स में हिंदी को कंपलसरी करने और सरकारी कामकाज को पूरी तरह हिंदी में करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के सभी भाषण हिंदी में होते हैं और अब 70% से अधिक कैबिनेट के पेपर भी हिंदी में तैयार किए जाते हैं। इवन गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में कहा था, अगर कोई एक भाषा है जो पूरे देश को एकता के सूत्र में जोड़ सकती है तो वो हिंदी है। 2020 में द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने फिर से 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के इम्प्लीमेंटेशन को प्रपोज किया। द सिचुएशन स्टिल रिमेन द सेम। तमिलनाडु कंटिन्यूज टू अपोज इट। मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने क्लियर किया कि तमिलनाडु में दशकों से चले आ रहा 2 लैंग्वेज फॉर्मूला ही इम्प्लीमेंट होगा। स्कूल में ओनली इंग्लिश एंड तमिल कंपलसरी होगी एंड दैट वुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। 2022 में तमिलनाडु के हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने हिंदी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हिंदी तो केवल कोयम्बटूर में पानी पूरी बेचने वालों की भाषा है। एंड इवन टुडे regional pride and the preservation of linguistic identity continues to shape the state's politics and cultural discourse. सितंबर 2024 में 36 पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने घोषणा की कि 2047 यानी भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक हिंदी विल बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को मजबूत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की सहयोग से डिक्शनरी तैयार की गई है जिसमें डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस के शब्द शामिल किए गए हैं so that Hindi as a language can become more dynamic. डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है जो ऑल द 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस को ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट कर सकेगी। जिनका प्राइमरी टंग हिंदी नहीं है उन्हें ये सॉफ्टवेयर एक ईज प्रोवाइड करेगी टू कैरी आउट द ऑफिशियल वर्क इन हिंदी। पर सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। इंडिया में सालों से चले आ रहा ये लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट इस देश की कॉम्प्लेक्स लिंग्विस्टिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की तो बस एक झलक है।
मोस्ट रिसेंट सेंसस जो कि 2011 में हुआ था, उसके अनुसार 44% इंडियन हिंदी बोल सकते हैं। एंड सो हिंदी भाषियों का ये तर्क है, दिस लैंग्वेज इज नोन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल व्हिच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ दिस कंट्री, तो इसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। पर इस सेंसस में 53 रीजनल लैंग्वेजेस जो हिंदी से समवट सिमिलर है एंड लाखों लोग इन्हें बोलते हैं, उन्हें भी हिंदी के अंदर ही क्लब कर दिया गया था। अगर हम इन लैंग्वेजेस के स्पीकर्स को हटा के प्योरली हिंदी स्पीकर्स का आंकड़ा देखें तो महज 27% है, मीनिंग ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द कंट्रीज डजंट स्पीक हिंदी। फिर किसे बनाया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज? इंडिया एक मल्टीलिंगुअल देश है। हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में मोस्टली इंग्लिश बोलते हैं, पर गाने एंड मूवीज हिंदी के देखते हैं। द प्रूफ इज दैट बॉलीवुड इज द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री एंड घर पे अपने परिवार और दोस्तों के साथ नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। हमारे लिए लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन इतना आसान नहीं है। आयरनी देखिए, इंडिया में खुद 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, पर हमें एकजुट करने वाली भाषा इज अ फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश। इट इज द ओनली न्यूट्रल लैंग्वेज इन आवर कंट्री and the conflict continues to persist over the dominance of Hindi, particularly in southern and northeastern states. इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि कोई एक लैंग्वेज है जो भारत को एकजुट कर सकता है, या मल्टीलिंग्विज्म इज द पाथ टू टेक? आप अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।